गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में परामर्श और निर्देशन में बालक के विकास की 3 स्थितियों के विषय में बताया था। प्रथम स्थिति मत करो की स्थिति को हमने समझाया था कि बच्चों को बाल्यावस्था में ही यह सिखाया जाता है कि इस कार्य को मत करो। मत करो की स्थिति में बच्चा धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्थाओं के बंधनों को स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर बात पर मत करो कहा जाता है। जैसे फूल मत तोड़ो, मिट्टी मत छुओ, लालटेन मत पकड़ो, फूलों को मत तोड़ो। इस तरह की स्थितियां उनके सामने हमेशा प्रकट की जाती है। बार बार निषेधात्मक स्थितियों का प्रयोग करने से धीरे धीरे ये बाहरी निषेध उसके व्यवहार में अति निषेध का रूप ले लेती है, जिससे कि ये बालक सामाजिक व्यवस्था के बंधनों को स्वीकार करने लगता है और बड़े होने पर अपनी संतानों के लिए भी इन्हीं निषेधों की दीक्षा व्यक्ति प्रदान करता है। यह था मत करो की स्थिति। अब दूसरा आता है बच्चों करो की स्थिति। मत करो की स्थिति के लगभग साथ ही साथ करो या करना चाहिए की स्थिति भी चलती रहती है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे मत करो की स्थिति कम होती जाती है और करो की स्थिति बढ़ती जाती है। करो की स्थिति में बालक को स्वीकृति व्यवहार के ढंग को सिखाया जाता है। स्वीकृति यानी कि वो इसको स्वीकार करे कि उसको ये कार्य करना है। जैसे कपड़े पहनने अनिवार्य होते हैं तो उसके पहनावा अटपटे न हो, इसलिए पहनावे के लिए ये पहनो। स्वच्छता पे ध्यान दिया जाता है, उसे कहा जाता है ब्रश करो, फ्रेश हो, नहाओ। स्वास्थ्य की आदतें, इन सभी चीजों को सिखाई जाती है। लेकिन स्वास्थ्य की आदतें पुरुष एवं स्त्रियोचित अलग अलग भूमिकाओं को भी सीखना पड़ता है। भाषा का प्रयोग तथा व्यवहार के अनेक ढंगों एवं प्रतीकों को सीखना शामिल किया जाता है। उन्हें हर समय यह बताया जाता है कि आप किस प्रकार का व्यवहार आपको करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि उन्हें भाषा का प्रयोग तथा व्यवहार के अनेक ढंगों एवं प्रतीकों को सिखाया जाता है। जैसे किसी से मिलने या विदा होते समय नमस्ते करो या प्रणाम करो। नाखून बड़े नहीं रखो, नाखून छोटे रखो। प्रातः उठकर बड़ों को प्रणाम करो। दैनिक दिनचर्या में शौच के बाद कुल्ला करो एवं दांत को साफ रखो। भोजन करते समय मौन रखो। कपड़े स्वच्छ रखो आदि अनेक बातें बालक एवं बालिकाओं को करो की स्थिति में सिखाता है। यह बालक के विकास की दूसरी अवस्था होती है
इसमें माता पिता एवं परिवार के बीच बालक के पालन पोषण के दौरान उसके जन्मजात एवं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को परिष्कृत कर समाज के मानदंडों के अनुरूप नियमित करना सिखाया जाता है। एक सभ्य और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप संसार में आचरण एवं व्यवहार का जो स्वीकृत रूप होता है उसे धीरे धीरे बालकों में करों की स्थिति में सिखाया जाता है। इसके लिए उसके सहज व्यवहारों में उसे परिवर्तन करना पड़ता है। उसके अपने सहज व्यवहारों में बच्चों परिवर्तन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका अब धीरे धीरे विकास हो रहा है और वह वही कार्य करे जो समाज के मान्यताओं के अनुरूप हो। उसका कार्य एवं व्यवहार समाज के एवं मान्यताओं के अनुरूप हो। इसके साथ साथ वह जीवन के उपकरणों और संदर्भों को भली भांति समझे। जीवन के उपकरणों एवं संदर्भों को भली भांति समझे, उसके अर्थ को स्वीकार करे और सीखे। जो सभ्यता और संस्कृति ने उन्हें प्रदान किया है, जिसको माता पिता बच्चों के पालन पोषण के समय ही धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क में करों की स्थिति पे दबाव डालकर प्यार से, स्नेह से, सहानुभूति से सिखाने का प्रयास करते हैं। और जो कुछ भी उन्हें सभ्यता एवं संस्कृति से प्राप्त हुआ है वह बच्चों के व्यवहारों में परिलक्षित हो। वह सीखे, वह समझे, उसके अनुसार अपने व्यवहार एवं आचरण को करे। विविध प्रकार के आपसी संबंधों एवं विभिन्न अवसरों के उपयुक्त आचरण का ढंग भी व्यक्ति इसी स्तर पे सीखता है। हमारे समाज में विभिन्न अवसर होते हैं। उन अवसरों के अनुरूप बच्चों को आचरण करने का ढंग भी करों की स्थिति में ही सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे को पता चले कि किस अवसर पर किस तरह की बात करनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह के आचरण करने चाहिए। इन सभी चीजों का ज्ञान इन करों की स्थिति में माता पिता बच्चों के अंदर उत्पन्न करते हैं और उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। तीसरी स्थिति आती है बच्चों, क्यों इसलिए की स्थिति। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्यों इसलिए की स्थिति। आप सभी जानते हैं कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनके अंदर एक जिज्ञासा खत्म होती है और दूसरे जिज्ञासा की उत्पत्ति होने लगती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसे जीवन और जगत के प्रति उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं और उन जिज्ञासाओं को खत्म करने, उन जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए वह हमेशा अपने माता पिता से कुछ न कुछ प्रश्न करता है। जैसे वह अपनी माँ से पूछता है, माँ यह संसार किसने बनाया?
सूरज शाम को कहाँ चला जाता है, रेडियो में आवाज कैसे आती है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न बालक पूछता है। इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से बालक को अपने परिवार के धार्मिक विश्वासों, समाज के नियमों एवं कानूनों, वैज्ञानिक सिद्धांतों, दर्शन एवं जीवन की अनेक बातों का पता चलता है। अगर माता पिता इसका उत्तर नहीं देते हैं तो वहीं पे बच्चों के अंदर उन जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए वह दूसरा रास्ता भी देखते हैं। वो कहीं ना कहीं से अपने जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहते हैं। इसके लिए माता पिता को बच्चों के प्रश्नों का समयानुसार सही उत्तर देना चाहिए, जिससे उन्हें यह पता चले कि जो कुछ भी उनको बताया जा रहा है वह सही है, जिससे वो माता पिता के प्रति उनका विश्वास बढ़े। पुस्तकों में जो जानकारी धर्म, संस्कृति, दर्शन, कला और विज्ञान आदि के विषय में मिलती है, माता पिता उसी को विश्वास और अनुभव से परिवर्तित या संयोजित करके बालक को प्रदान करे, जिससे कि उनकी जिज्ञासा दूर हो। इस अवस्था तक आते आते बालक प्रथाओं, रीति रिवाजों, आचरण के मानदंडों को वे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस स्तर पे आने के बाद उनके माता पिता उनको अपने समाज की प्रथाओं, रीति रिवाजों, आचरण के मानदंडों को सिखाने का प्रयास करते हैं। हम या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि परिवार बालक को सांस्कृतिक अवधारणाओं से परिचित कराने का कार्य करता है। बालक का जो जानकारी क्यों इसलिए स्थिति में मिलती है, उसे वह अपने ढंग से ग्रहण करता है। उसकी अपनी व्यवस्था होती है। उसके सोचने, समझने, देखने, तर्क करने एवं कार्य करने के विशिष्ट ढंग इसी स्तर पर विकसित होते हैं। बालक संस्कृतियों की अनेक रूढ़ियों एवं प्रयासों को परंपरागत ढंग से स्वीकार करता चला जाता है, जिसमें पहले से चली आ रही जो गलत पद्धतियां, गलत अवधारणाएं, पूर्वाग्रह तथा भावात्मक प्रतिक्रिया के ढंग भी आ जाते हैं। इस तरह से बालक का धीरे धीरे विकास किया जाता है और बालक के व्यक्तिगत जगत की नींव पड़ती है। अब आता है बच्चों, ये तीनों स्थितियों के पूर्ण होने के पश्चात बच्चों आता है बालक के प्रारंभिक अवस्था के अनुभव। जो कुछ भी उसने सीखा, जो कुछ भी उन्होंने देखा, जो कुछ उन्हें बताया गया, उसके आधार पे जो अनुभव एवं निष्कर्ष निकालते हैं, उससे उनके संस्कार विकसित होते हैं। मनोचिकित्सक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि
बचपन में बालक में जो संस्कार विकसित किया जाता है उसका प्रभाव स्थायी रूप से बालक के जीवन एवं व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालता है। अक्सर बालक अपनी जिस प्रकार की प्रतिभा का निर्माण कर लेता है ध्यान दीजिएगा बच्चों इस लाइन पे। बालक अपनी जिस प्रकार की प्रतिभा का निर्माण कर लेता है उसी के आधार पे मानवीय संबंधों, धार्मिक विश्वासों तथा मूलभूत विचारों का जो रूप वे प्रारंभ में स्वीकार कर लेते हैं उसे बदलने का प्रयास बहुत कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बालक जो कुछ भी अनुभव किया उसी के आधार पे वह एक प्रतिमा बना लिया है और उसी प्रतिमा के आधार पे प्रायः सभी बालक जो जिस प्रतिमा का निर्माण कर लेते हैं उसी प्रतिमा के आधार पे मानवीय संबंधों, धार्मिक विश्वासों तथा मूलभूत विचारों का जो रूप उन्होंने अपने बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था जिसको कहते हैं, में स्वीकार किया है उसे बदलने का प्रयास बहुत कम किया जा सकता है। इसी कारण बच्चों बालक के मूलभूत विचार, धार्मिक विश्वास, व्यवहार के तौर तरीके काफी सीमा तक अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे उसकी शारीरिक एवं मानसिक चेतना के साथ घुल मिल जाते हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन यहां पे यह कहना भी कदापि उचित नहीं है कि जीवन के परिवर्तित नए अनुभव व्यक्ति को बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करते। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं होता है बच्चों कि जीवन के परिवर्तित नए अनुभव व्यक्ति को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। नए अनुभव भी उनको प्रभावित करते हैं और उनको वो स्वीकारते भी हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप मनुष्य के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, तो जीवन के परिवर्तित नए अनुभव में भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन प्रभावित हो सकता है। यह हम नहीं कह सकते हैं कि जीवन के अनुभव उनको प्रभावित नहीं करते हैं। उनके जीवन में जो भी नई अवधारणा, विचार या मान्यता आती है, प्रारंभ में बालक उसे संशय की दृष्टि से देखता है। प्रारंभ में बालक या व्यक्ति उसे संशय की दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि जो पूर्व में उसके विचार, जो पूर्व में जो धारणाएं उसके मन में बैठ चुकी है, पूर्व में स्थापित विचार एवं अवधारणा अपना स्थान आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी कारण बच्चों, जब भी दो व्यक्ति आपसी संपर्क में आते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। उन विचारों के आदान प्रदान में उनका हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि वह अपनी विचारधाराओं एवं मान्यताओं को दूसरे को स्वीकार कराने, दूसरे को किसी भी तरह से स्वीकार कराने का होता है। और यह भी अक्सर देखने में आता है बच्चों की विचार एवं मान्यताओं में परिवर्तन की गति काफी धीमी होती है।
जीवन के उपादानों एवं मूल्यों की प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्याख्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जीवन के उपादानों एवं मूल्यों को देखता है और सभी के जीवन के उपादान एवं मूल्य जरूरी नहीं है कि समान हो। आप ये सभी जानते हैं कि दो व्यक्तियों के विचार एक जैसे हो सकते हैं लेकिन एक समान नहीं। उनके विचारों में अंतर जरूर आएगा और जब दृष्टिकोण उनका जीवन के प्रति अलग है, जिसे एक व्यक्ति दूसरे पर आरोपित करने का प्रयत्न करता है, तो दूसरे के अनुभव एवं स्वीकृति में से व्यक्ति काफी सीमित एवं प्रतिबंधित दृष्टिकोणों को चुनता है और स्वीकारता है। जो उसको उसके दिमाग और मनोमस्तिष्क से सही लगता है उसी को वो चुनता है और उसी को स्वीकार करता है। यहां कहने का अर्थ या अभिप्राय यह है कि परिवार के सांचे में व्यक्ति का जो रूप ढलता है वह व्यक्ति के जीवन भर उसके साथ चलता है। बाल्यावस्था में बालक को जिस रूप जिस सांचे में ढाल दिया जाता है, जब वह युवा अवस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, तो वह परिवार के सांचे में जिस अनुरूप में ढलता है वह उसके साथ जीवन भर चलता रहता है। इसीलिए बच्चों, परिवार के महत्व को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। बालक के पारिवारिक प्रभाव विद्यालय के जीवन में भी उसके साथ जाते हैं। बालक जब विद्यालय जाता है तो उसके पारिवारिक जीवन का प्रभाव भी उसके साथ जाता है। इसके पश्चात जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति की पुरुष या स्त्री भी निश्चित होती है, जो उसे परिवार से प्राप्त हुआ है उसी के अनुरूप में वह व्यवहार करना चाहता है। उसके विपरीत में वह कोई भी मानदंड निश्चित नहीं करता है। इस प्रकार से बच्चों, जब वे अपने पारिवारिक मानदंडों के अनुरूप ही अपनी भूमिकाओं को स्वीकार करते हैं और उसी प्रकार वह जीवन में आगे बढ़ते हैं, चाहे वैवाहिक संस्कार हो, विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन, अनेक बातें अथवा आचरण व्यक्ति अपने परिवार के अनुरूप ही अपनाता है। परिवार में जीवन की जो दीक्षा बालक और व्यक्ति को मिलती है, उसी के आधार पर व्यक्ति जीवन में आचरण करता है तथा वैसी ही सामाजिक परंपराओं एवं औपचारिकताओं का निर्वाह भी करता रहता है। जैसा उसने अपने परिवार में सीखा उसी के अनुरूप वह अपना व्यवहार करता है। लेकिन वह व्यवहार वर्तमान समय में कितना स्वीकार है, यह कहना
बहुत ही कठिन होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में जीवन और जगत में बड़ी तेजी से परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों ने व्यक्ति के अंदर प्राचीनता के प्रति विद्रोह स्थापित, प्राचीनता के प्रति विद्रोह, इसके साथ साथ बच्चों स्थापित रूढ़ियों एवं मानदंडों की अस्वीकृति, विशृंखलन एवं परिवर्तन की उद्गम आकांक्षा वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या हो गई, जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं पड़ा, बल्कि इसका प्रभाव पारिवारिक प्रभाव एवं सरकार, जिनका प्रभाव बड़ा गहरा और स्थायी होता जा रहा है। कई बार व्यक्ति के लिए ये बोझ एवं दमघुटू से लगने लगता है। उनको ये सारी चीजें बोझ एवं उनका दम घुटने जैसा लगता है। वे प्राचीनतम जो संस्कार हैं, रूढ़ियां हैं, मानदंड हैं, उसके लिए उनके मनोमस्तिष्क में एक बंधन सा प्रतीत होता है। वे उन बंधनों को झेलना उनके लिए असंभव बन जाता है। और ऐसे ही समय, ऐसे ही व्यक्तियों के लिए जिनको कि या तो वो वर्तमान समय में अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, पुरानी परंपराओं, प्रथाओं एवं रूढ़ियों को नहीं बदलना चाहते हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं। और ऐसे भी व्यक्ति हैं बच्चों जो पुरानी परंपराओं एवं रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करते हैं। इन दोनों प्रकार की स्थितियों में व्यक्ति को यह दोनों ही स्थितियां, जब दोनों प्रकार की स्थितियां दो प्रकार के व्यक्तियों में, एक इसको स्वीकार करता है पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों एवं मान्यताओं को, और दूसरे के लिए बोझ से होते हैं। तो दोनों की बातें अस्वीकार हो रही, तो दोनों ही के लिए दमघोटू माहौल है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा संबंधी निर्देशन की आवश्यकता पड़ने लगती है। और निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जगत के पुनर्निर्माण, परिस्थितियों, विश्वासों, संबंधों एवं अपनी प्रतिभा को पुनर्परिभाषित करने में सहायता मिलता है। जब व्यक्ति का दम घुटने लगता है तो उसे निर्देशन के माध्यम से उन परिस्थितियों में अपने आप को पुनः परिभाषित करने में सहायता मिलता है, क्योंकि निर्देशन का प्रथम उद्देश्य है व्यक्ति को समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन में सहायता देना, जिससे कि वह व्यक्ति परिवार के स्वीकृत विचारों, संबंधों एवं मान्यताओं की ऊब या विरोध से बचे। निर्देशन परामर्श के द्वारा उन्हें
इतनी आत्म क्षमता उनके अंदर विकसित किया जाता है कि वे परिवार के स्वीकृत विचारों, संबंधों एवं मान्यताओं की ऊब या विरोध से बचें। और जब उन्हें लगे कि परंपरा जब आरोपित और अवरोधात्मक स्वरूप धारण कर ले, तब उनके अंदर वह क्षमता हो कि वह निर्णय ले सके, उससे मुक्ति पाने के प्रयत्न में पारिवारिक निर्देशन की सहायता से वह मुक्ति भी प्राप्त कर सके। यहां इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि मनोचिकित्सक जो भी पारिवारिक निर्देशन प्रदान करता है, निर्देशन कार्यकर्ता जो भी पारिवारिक निर्देशन प्रदान करता है, उसमें व्यक्ति के जीवन में संचित विश्वासों, मान्यताओं एवं संबंधों के स्वरूप का विकल्प खोजने के बजाय धीरे धीरे व्यक्ति को उनसे मुक्त होने के प्रयत्न में सहायता प्रदान करना है। व्यक्ति के ये विश्वास, विचारधाराएं, आचरण के ढंग आदि वर्षों से संचित होते हैं, तो व्यक्ति उसको आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है। उसको आसानी से छोड़ना वह नहीं चाहता है, लेकिन व्यक्ति उसको तभी छोड़ेगा, जब उसे मनोचिकित्सक अथवा निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति में पूर्णतः विश्वास उत्पन्न हो जाए, पूर्णतः विश्वास एवं आस्था की आ जाए कि जो भी उसे निर्देशन दे रहा है वह उसका हितैषी है, उसके पिता के समान है और उससे वह सहानुभूति रखता है, उसके दर्द को समझने लगता है। जब वह उस मनोचिकित्सक एवं निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को अपना हितैषी और हमदर्द समझने लगता है, तब वह धीरे धीरे पूर्व स्थापित विश्वासों एवं मानदंडों का त्याग कर नए विश्वासों एवं संबंधों को अपना सकेगा। इसलिए परिवार में पारिवारिक निर्देशन की महत्वपूर्ण योगदान होता है व्यक्ति के विकास के लिए। समय धीरे धीरे पहले जैसा न रहा। जिस तरीके से समय परिवर्तनशील है, उसी प्रकार व्यक्ति के पहले के विश्वास, मानदंड, रूढ़ियां, परंपराएं, उनमें भी परिवर्तन आना चाहिए। और यह परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक सजोया हुआ होता है, बच्चों, संचित हुआ रहता है। इसको दूर करने के लिए निर्देशन एवं परामर्शकर्ता को एक हितैषी के रूप में, एक हमदर्द के रूप में उनको समझाना होगा, सहयोग करना होगा, जिससे कि परामर्श लेने वाला व्यक्ति परामर्श देने वाले व्यक्ति पर पूर्णतः विश्वास कर ले और उसे अपना हमदर्द और हितैषी समझे, जिससे कि वह पूर्व स्थापित विश्वासों एवं मानदंडों का परित्याग करके नए विश्वासों एवं संबंधों को अपना सके, नए जगत के परिवर्तन को वह स्वीकार करके लोगों के साथ चलने में, अपने विकास में सहयोग कर सके।
नेक्स्ट आता है बच्चों, पारिवारिक निर्देशन क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी आपने समझा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव जीवन पर्यंत चलते हैं, उनमें परिवर्तन इतना आसानी से नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान जगत परिवर्तन से युक्त था। जिस तरीके से जीवन जगत में तेजी से परिवर्तन आया, लोगों के विचार एवं मानदंडों में भी परिवर्तन आ रहे हैं और उनको बदलना होगा। वह बदलना इतना आसान नहीं था, लेकिन निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा उनमें परिवर्तन लाने की पूर्णतः कोशिश की जाती है, जिससे कि वह अपने पुराने मानदंडों को बदले। अब आपके सामने यह प्रश्न उठता है बच्चों कि पारिवारिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन मानदंडों को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि 20वीं शताब्दी में होने वाले वैज्ञानिक विकास, जिस तरह से वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहा जाता है, वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक विकास ने जीवन के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिए हैं। अब पारिवारिक जीवन का जो स्थिर रूप था और स्थिर रूप इनसे पूर्व चला आ रहा था, जो पारिवारिक जीवन का स्थिर रूप पहले से चला आ रहा था, वह आज नहीं है, आज वह समाप्त हो गया है। आज के समय में विघटन अथवा तीव्रगामी परिवर्तन के दौर से परिवार गुजर रहा है। वर्तमान समय में वह आज में विघटन अथवा तीव्रगामी परिवर्तन के दौर से जब वो गुजर रहा है, बहुत तेजी से गामक परिवर्तन हो रहा है। तो यह इस परिवर्तन के कारण कई प्रकार की पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हुई। यह समस्याएं स्वतंत्र रूप से उद्भूत तो नहीं होती हैं, स्वतंत्र रूप से दिखाई तो नहीं देती हैं, फिर भी यह व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं, जिससे कई प्रकार की पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता महसूस होती है। तो सबसे पहली समस्या है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का प्रभाव। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों के प्रसार एवं नगरीकरण के कारण वर्तमान समय में परिवार के सदस्य अलग अलग रहने के लिए बाध्य हो गए। संयुक्त परिवार अब छोटे परिवार का रूप लेने लगा बच्चों। संयुक्त परिवार टूटने लगा, बिखरने लगा, वह छोटे छोटे परिवारों में होने लगा। आज संयुक्त परिवार देखने को बहुत कम मिलते हैं। एकाकी परिवार या वैकल्पिक परिवार
का दौर हो गया। वर्तमान समय में विवाह जैसी संस्था पर धर्म, समाज, पारिवारिक संस्कारों के बंधन ढीले पड़ गए। वर्तमान समय में जो पहले की परंपराएं थी, विवाह जैसी संस्था में धर्म का महत्व था, समाज और पारिवारिक संस्कारों का महत्व था, वो महत्व अब धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं, ढीले पड़ने लगे हैं। आज विवाह की आध्यात्मिक एवं कानूनी अवधारणा के स्थान पर नई अवधारणाएं विकसित हो गई और इन नई अवधारणाओं को लोग स्वीकार करने लगे। पहले विवाह एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक बंधन के रूप में स्वीकार किया जाता था। पहले विवाह जो है वो एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक बंधन था। दो व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, बल्कि विवाह के माध्यम से दो परिवार, दो कुलों को जोड़ा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में यह केवल दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत संतोष के लिए किया गया आपसी संबंध माना जाता है। पहले विवाह को 7 जन्मों का बंधन मानते थे। वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में विवाह के पश्चात अगर दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, और तालमेल नहीं बैठ पाने का कारण उनका अपना अपना ईगो और स्वाभिमान है, जो पहले नहीं था। इस वजह से जो पहले विवाह जैसी धार्मिक संस्था, जिसमें विवाह के पश्चात यह 7 जन्मों तक चलता था, विवाह के पश्चात तलाक जैसी कहीं कोई बात ही नहीं आती थी। आज विवाह सिर्फ व्यक्तिगत संतोष के लिए किया जाता है, और जब दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता है तो वो स्वेच्छा से अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते थे। पहले ऐसा नहीं था। इन सभी कारणों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता हुई। क्यों? क्योंकि परिवार तो एकाकी हो गया। पहले बड़े बुजुर्ग समझाते थे, उनको सही रास्ता दिखाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसके कारण विवाह जैसी संस्थाओं के सामाजिक एवं आध्यात्मिक बंधन ढीले पड़ गए और लोग अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो औद्योगिकीकरण का प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पे पड़ा, उनके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर पड़ा, जिससे कि आज का व्यक्ति निराशा और अवसाद से ग्रसित है। उसको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन एवं परामर्शकर्ता की सहायता से उनके अंदर के निराशा और अवसाद को दूर करके उनकी योग्यता एवं क्षमता को विकसित किया जाता है सही निर्णय के लिए और उसके अनुरूप जीवन में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है बच्चा, स्त्री पुरुषों का साथ साथ काम करना। इसको हम अगली कक्षा में आपको समझाएंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
कल हम आपको दूसरा पॉइंट स्त्री पुरुषों का साथ साथ काम करने के विषय में समझाएंगे कि इसके कारण भी निर्देशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू।